This is an ABP Life podcast. आज रामलीला मैदान में दिल्ली के 28 विपक्षी दलों की महारैली हो रही है और उस रैली को लोकतंत्र बचाओ महारैली का नाम दिया गया है। हालांकि उसमें संजय सिंह की पत्नी भी हैं, केजरीवाल की पत्नी भी हैं, हेमंत सोरेन की पत्नी भी हैं मंच पर, और इसे तानाशाही के खिलाफ, अभी की मौजूदा सरकार की ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल करने की नीतियों के खिलाफ बताया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, महारैली हो रही है दिल्ली में, अभी भी चल ही रही है, कैसे देखते हैं इस पूरी महारैली को आप? देखिए, जिस दिल्ली के रामलीला मैदान में ये विपक्षी गठबंधन INDIA की रैली हो रही है, वो बड़ा ऐतिहासिक है। और आप याद कीजिए कि अभी एक दशक पहले उसी रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ था। वहीं उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी रैली अन्ना हजारे की अगुवाई में की थी और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदल गई। यह रामलीला मैदान इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के खिलाफ हुई रैली का भी गवाह रहा है और वहीं से सत्ता के बदलाव की एक राह बनी थी, एक उम्मीद बनी थी। शायद यही वजह है कि रामलीला मैदान में, वैसे अब दिल्ली में दूसरा बड़ा मैदान रहा भी नहीं, 1995-96 के बाद से वोट क्लब पर रैलियां प्रतिबंधित हैं, जो इंडिया गेट के पास है। नहीं तो पहले वोट क्लब पर भी रैलियां होती थी। तो रामलीला मैदान की इस रैली का एकमात्र उद्देश्य यही है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो सरकार है उसके खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बनाया जाए और चुनाव अभियान जो जारी है, चुनाव प्रक्रिया जारी है, उसमें अपने लिए समर्थन जुटाया जाए। तो इसमें कोई नई बात भी नहीं है। जब चुनाव होंगे और चुनावी माहौल होगा तो उसमें विपक्ष अपने ढंग से अपनी बातें रखेगा। तो मैं तो इसको विपक्ष की ही रैली के तौर पर एक देख रहा हूँ, जिसमें वो चुनाव के लिए लोगों से अब समर्थन मांग रहा है और इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर भारत के मतदाताओं को, कि वो कमजोर नहीं है। वो नरेंद्र मोदी जो अजेय समझे जा रहे हैं उनको चुनौती दे सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपने भी अपनी भूमिका में कहा, इसमें हमने देखा कि कल्पना सोरेन और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, इस रैली का सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि उपलब्धि यही है। बाकी तो नेताओं को आप सुनते रहे हैं, हम सुनते रहे हैं, खासतौर पर जो तेजस्वी यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, चाहे फारूक अब्दुल्ला हों, सबको सुनते रहे हैं। लेकिन इस रैली का एक तरह से कहें तो उपलब्धि ये है कि इस रैली में सुनीता केजरीवाल ने और कल्पना सोरेन ने, दोनों ने अपनी बात रखी है। और बड़ा मतलब एक ये लगा कि सुनीता केजरीवाल खासतौर पर पिछले 2-3 दिनों से, जब हम लोग बात कर रहे हैं उसके ठीक 2 दिन पहले से, जिस तरह से वो अपने पति के समर्थन में आ रही हैं, तो उसमें आक्रामकता कम, आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा भावुकता और सहानुभूति लेने का भाव अधिक। हाँ, लेकिन कल्पना सोरेन का जो भाषण रहा उसमें मतलब मैंने जहाँ तक गौर किया है, वो एक आक्रामक भाषण है। उसमें न दैन्यम न पलायनम का जो उक्ति है ना अपनी संस्कृत की, उसका भाव है। तो मुझे ये इस रैली की ये उपलब्धि नजर आई। और बाकी रैलियां तो होती ही रहती हैं। उधर प्रधानमंत्री भी आज मेरठ से चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ भी वो हो सकता है कि इसका जवाब दें जो आज रैलियां हो रही हैं, और ओबियस भी है, संभव भी है। तो इसलिए मैं इन रैलियों को कोई उस तरह से नहीं देख रहा हूँ कि बड़ा भूतो न भविष्यति टाइप है। लेकिन हाँ, ये सच है कि चुनावी माहौल की रैली है। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आम आदमी पार्टी, जिसके मंत्री सौरभ भारद्वाज ही इस रैली के मंच का संचालन कर रहे हैं, तो उसने भरपूर कोशिश ये की कि इस रैली को अरविंद की गिरफ्तारी के खिलाफ
इंडिया गठबंधन की एकजुटता के रूप में दिखाया जाए। वही सवाल मेरा था सर। हाँ, सॉरी, लेकिन आपको रोक रहा हूँ। वही मैं पूछने वाला था कि ये महारैली आप बता रहे हैं जैसे, और वैसे हम लोग भी देख रहे हैं कि विपक्षी महारैली है और चुनावी रैली है, लेकिन इसको आम आदमी पार्टी ऐसे प्रचारित कर रही है जैसे ये अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हो रही रैली है। हाँ, ये आम आदमी पार्टी की अब तक की जो राजनीति रही है उस पर आप निगाह डालेंगे तो देखेंगे वो इसी तरह से क्लेवर ट्रिक अपनाते रहते हैं। लेकिन हमें याद करना चाहिए कि अभी 2-3 दिनों पहले ही अजय माकन ने अजय माकन की जो दिल्ली के ही नेता हैं, दिल्ली के दौर में मुख्यमंत्री के दावेदार माने जाते थे कांग्रेस की ओर से, और शायद कांग्रेस चुनाव जीतती तो वो होते भी। तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये सब किसी मतलब उसको नकारा साफ साफ तो नहीं था, राजनीति में तो साफ साफ नकारना भी खासतौर पर अपने पक्ष के लोगों के लिए नहीं होता है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि ये रैली जो है वो इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाने की रैली है। ये एक तरह से उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की थी कि ये रैली अरविंद केजरीवाल के समर्थन की रैली नहीं है, सिर्फ के समर्थन की रैली नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, और जैसा मेरे पास जो सूचनाएं हैं, इस रैली का जो आयोजन का जो जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ने ही अपनाई है, और वो प्रचारित भी करेगी कि ये उन्हीं की रैली है, उन्हीं के समर्थन में है। और जिस तरह से उसके एक मंत्री नेता आतिशी और गोपाल राय सब घूम घूम करके इसका देख रेख करते रहे, तो संदेश देने की कोशिश यही है। और इसमें एक विरोधाभास है, आप देखेंगे कि जो कांग्रेस है, हाँ मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि आज जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की है, वो गिरफ्तारी भी किसी नरेंद्र मोदी की पार्टी की आरोप पर नहीं हुई है जी। इसका आरोप पहली बार जो शराब घोटाले का आरोप है वो अजय माकन ने ही लगाया था। अभी आप देख लीजिए, ये हमारी जनता की जो है ना वो याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, तो ये आरोप सबसे पहली बार उन्होंने ही लगाया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा। तो कहीं ना कहीं इसमें एक विरोधाभास है। तो कांग्रेस का संकट यह है, खासतौर पर दिल्ली में भले ही वो साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में वो आमने सामने हैं आम आदमी पार्टी के जी। तो उनको एक ये भी दिखाने की कोशिश है कि वो केजरीवाल के साथ नहीं, और ये भी दिखाने की कोशिश है कि केजरीवाल के साथ हैं। दिल्ली में उनको केजरीवाल के साथ दिखना है, पंजाब में केजरीवाल के विरोध में दिखना है। तो मुझे लगता है कि यह कशमकश आज की जनता भी समझ रही है, और इसका भी असर खासतौर पर चुनाव नतीजों में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये रैली अगर कुछ मामलों में महत्वपूर्ण है तो ये इसलिए है कि कल्पना सोरेन ने एक आक्रामक तरीके से, न दैन्यंग न पलायनम तरीके से अपनी बात रखी है, और उन्होंने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है, और उनका एक तरह से कहें तो ये पॉलिटिकल शुरुआत है, राजनीतिक आगाज है जी। ये इस रैली की एक उपलब्धि है। और दूसरी उपलब्धि ये मैं कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में साथ रहने के बावजूद जो विरोधाभास है, उस विरोधाभास को भी उभारने में ये रैली कामयाब हुई है। बाकी रैलियां तो होंगी, अभी बहुत सारी रैलियां होंगी, तो इस हिसाब से भी देखा जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि चुनावी माहौल में रैलियां होती रहती हैं, तो उस हिसाब से भी हमें चीजों को देखना चाहिए जी। एक आखिरी सवाल सर, ये रैली को थोड़ी देर के लिए अलग भी हटा दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पहले जर्मनी ने की, अमेरिका ने की, फिर संयुक्त राष्ट्र तक में यह सवाल उठ गया। हालांकि इसके पहले लालू प्रसाद जैसे अपार जन समर्थन वाले नेता गिरफ्तार हुए थे, वह भी मुख्यमंत्री थे। अभी हाल में देखें तो हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए हैं, जयललिता गिरफ्तार हुई थी, या फिर करुणानिधि को पुलिस ने उठाया था। ये सब लोगों के होने पर भी किसी बाहरी देश ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये केजरीवाल में ऐसा क्या खास है, इसको कैसे देखते हैं? केजरीवाल में कोई खास बात नहीं है, बस केजरीवाल के बारे में मैंने ये कहा था ना
कि उनकी पूरी राजनीति, उनकी पूरी पार्टी जो है एक चीज जानती है, वो क्लेवर ट्रिक जानती है। और अभी एक सवाल उठा था, आप अगर गौर करेंगे कि जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं तो उसके दो बड़े नेता, स्वाति मालीवाल जो अभी राज्यसभा की सदस्य चुनी गई हैं, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी कुछ दिनों पहले तक, और राघव चड्ढा जो उनके बड़े मुखर नेता हैं, वो दोनों विदेश में हैं। सही है कि स्वाति मालीवाल अमेरिका में हैं और कहा जा रहा है कुछ छुट्टी मनाने आई हैं, और राघव चड्ढा शायद दांत या आंख कुछ दिखाने लंदन गए हैं। लेकिन मैं इसको उस एंगल से देखता हूं जो आपका सवाल है, ये दरअसल अपने अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के जरिए अरविंद केजरीवाल को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, जिसे हम अन्ना हजारे के आंदोलन के रूप में भी जानते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जो भारत में जितना समर्थन था उसी की तुलना में आप देखेंगे तो विदेशों से भी समर्थन था। और अब तो जो खालिस्तान के समर्थक, तो जिसे हम भारत में आतंकवादी मानते हैं, पन्नू ने तो घोषित ही कर दिया था कि बता भी दिया है कि वो $1.6 मिलियन, मतलब करीब 16 करोड़, ये 16 लाख डॉलर दिया है उसने इनको अरविंद केजरीवाल की पार्टी को। 143 करोड़ रुपए, 143 करोड़ रुपए लगभग। तो वो इन लोगों का समर्थन रहा है। और मैं पंजाब के चुनावों के दौरान पंजाब में रहा हूँ एक आध हफ्ते तक, तो मैंने वहाँ महसूस किया था कि जो भारत विरोधी ताकतें हैं, खासतौर पर जिनको भारत को अस्थिर करने में आनंद आता है या उनके स्वार्थ हैं, निहित स्वार्थ हैं, उन ताकतों का भी उस विधानसभा चुनाव में प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से समर्थन था। प्रत्यक्ष में वो स्थानीय जनता के मार्फत से कुछ कर रहे थे। और बाद में तो आपको याद होगा कि कुमार विश्वास ने और बाकी लोगों ने इसका खुलासा भी कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो इनका लिंक है, जो स्वाति मालीवाल हैं चाहे राघव चड्ढा हैं, ये दरअसल वो अपने पुराने संपर्कों के ही जरिए, और एक तंत्र है दुनिया में जो इसमें हमें स्वीकार करने में हर्ज भी नहीं है कि दुनिया में एक ऐसा तंत्र है जो भारत की जो आर्थिक स्थिति है और राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राजनीतिक हैसियत बढ़ रही है, उससे उसको परेशानी है। तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि भारत के जो ये सफ़र है भारत का, ये जो ऊपर बढ़ने का, आगे बढ़ने का, उसको ब्रेक करे। क्योंकि क्या है कि अब तक जो आप देखेंगे पिछले एक दशक से पहले तक की भारत यात्रा है, तो एक तरह से वो अनुयायिक यात्रा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनय में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वो पीछे चलने की यात्रा है। लेकिन अभी वो यात्रा थोड़ी थमी है, वो पीछे नहीं बल्कि अब कहीं कई मसलों पर आगे चलने की यात्रा है। तो उससे आप जानते हैं, और ये व्यालोक जी, आप दो बड़ी महत्वपूर्ण जगहों पर पढ़ाई किए हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में और भारतीय जनसंचार संस्थान में। तो आपको पता है कि भारत में जो सूचना तंत्र के जरिए, आर्थिक तंत्र के जरिए, एक तरह से भारत को राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं है, लेकिन इन तंत्रों के जरिए गुलाम बनाने की कोशिश हमेशा से रही है और अपने पीछे चलाने की कोशिश दुनिया की रही है। मुझे लगता है कि ये जो ताकतें हैं, उन ताकतों को अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों में ही उम्मीद दिखती है। क्योंकि आप लालू यादव को, मतलब आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे, लेकिन लालू यादव का आप अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन नहीं देखेंगे कि वो किसी भारत विरोधी तत्व से उनका अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन रहा है। शहाबुद्दीन को अपवाद कह सकते हैं, लेकिन वो शहाबुद्दीन के जरिए वो भारत के विरोध में कभी ऑपरेट नहीं करते थे। ठीक है कि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, या भारत के बाकी दूसरे नेताओं को आप देखेंगे तो कम से कम एक शर्त वो पूरी करते हैं कि वो भारत की जो अखंडता है, भारत का जो स्वाभिमान है, उसके साथ वो कोई समझौता नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इसीलिए उनके प्रति दुनिया की जो सो कॉल्ड ताकतें हैं, जर्मनी और अमेरिका और यूनाइटेड नेशन, वो नहीं सामने आई। और आपने सही कहा कि अरविंद केजरीवाल क्या है, जुमा ले दे करके दिल्ली जैसे एक नगर निगम से थोड़ी बड़ी सरकार के प्रभारी हैं, नगर निगम से। अब पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब की जनसंख्या आपको पता है, और बिहार, और जैसे एक तो यूरोप के कई देश समा जाएं, या झारखंड खुद, उसके जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी हैसियत
कम से कम राजनीतिक हैसियत अरविंद केजरीवाल से कई गुना ज़्यादा अच्छी है और कई गुना ज़्यादा बड़ी है। तो निश्चित तौर पर कि उनको अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल रहा है तो इसका एक सीधा संदेश तो यही है कि उन्होंने भारत विरोधी उस तरह से कभी स्टैंड नहीं लिया। उनका मोदी विरोध हो सकता है, उनका कांग्रेस विरोध हो सकता है, भारत की सरकारों के खिलाफ हो सकता है, लेकिन ये जो हाल के दिनों में आप देखेंगे 2 ही नेताओं में ये सब प्रवृत्ति नजर आती है। वो अरविंद केजरीवाल हैं, वो भारत माता की जय बोल करके उनके लोग विदेशों से समर्थन हासिल करते हैं, और दूसरे कांग्रेस के जो पुराने अध्यक्ष हैं, जो अभी भी वैसे अघोषित सबसे सुपर नेता हैं राहुल गांधी, तो वो भी। और ये लोग आप देखेंगे कि कोई भी एक आंदोलन होगा, अरविंद केजरीवाल तो नहीं जाते हैं लेकिन उनके लोग जरूर विदेश चले जाते हैं, राहुल गांधी चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक शक की बात तो होती है कि आखिर इन्हीं लोगों को क्यों समर्थन मिलता है और बाकी लोगों को क्यों नहीं मिलता। तो मुझे जहाँ तक, और या बल्कि भारत की जनता की एक मोटी समझ यही है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान एक जो माहौल बना उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला अन्ना हजारे के और या अरविंद केजरीवाल के आंदोलन को, उसके जरिए अकूत पैसा भी आया, बहुत ज़्यादा दबाव भी बना और अरविंद केजरीवाल की छवि बनाने की कोशिश हुई। तो उसी कोशिश के फिर से एक बार शुरू हुई है और उस कोशिश में ये विदेशी ताकतें या उनके जो लाइजनिंग के जो सूत्र हैं वो शामिल हुए हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आखिर में बोलना चाहूँगा, ये कि अरविंद केजरीवाल के इस तरह से आगे बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी को मतलब राजनीतिक रूप से ये उनका कद बढ़ना मुफीद नजर आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो वोट है वो जो कंसोलिडेट होता है, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और राहुल गांधी जो सबसे बड़े केंद्र में है, तो अरविंद की छवि जब बनती है तो निश्चित तौर पर उससे नरेंद्र मोदी की छवि कम खराब होती है, वो राहुल गांधी की छवि पर प्रकारांतर से बड़ा डेंट लगता है, उनकी हैसियत पर विपक्षी राजनीति में बड़ा डेंट लगता है। तो हमें इन सब चीज़ों को भी समझना चाहिए। तो ठीक है कि भारत सरकार अपने ढंग से इसका विरोध कर रही है, अमेरिका का भी विरोध किया है, जर्मनी का भी किया है, यूनाइटेड नेशन का भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल को जो मिल रहा समर्थन है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छा लग रहा है। इसकी वजह से ये वजह है कि वो राहुल गांधी की विपक्षी खेमे में छवि और ताकत या हैसियत है वो डेंट हो रही है और निश्चित तौर पर इसका चुनावी नतीजों पर भी असर पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तार से बात की हमसे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.